आमंत्रित करने का एक ऐसा प्रखर व्यक्तित्व जिनकी राष्ट्र प्रथम की नीति, अडिग निर्णय क्षमता और सुदृढ़ संकल्पशीलता आज वैश्विक पटल पर भारत के स्वाभिमान की पहचान बन चुकी है। आइए पूरे सदन की सबसे प्रचंड और गूंजती हुई करतल ध्वनि के साथ मंच सौंपते हैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सर का। Sir, the entire auditorium is waiting to hear from you. We welcome you. आपने देखा होगा कि जब मुझे आमंत्रित किया जा रहा था तो मेरे बारे में बहुत सारे एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया गया है। मैंने मुझे आप सबके सामने ठीक ठाक तरीके से पेश करने के लिए मैं समझता हूं कि संचालिका ने बखूबी कोशिश की है। आपको धन्यवाद। वैसे शब्दों के भी अलंकार होते हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे सोने और चांदी के अलंकार यानी आभूषण होते हैं, वैसे शब्दों के भी अलंकार होते हैं। सोने चांदी के अलंकार यदि पहनाए जाते हैं तो आदमी या कोई महिला हो या पुरुष हो थोड़ा सा ठीक ठाक दिखने लगता है। वैसे जो ठीक ठाक न हो पॉलिटिक्स में भी, तो लोगों को ठीक ठाक दिखने लगे, इसके लिए शब्दों के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है और वही मेरे लिए हुआ है। गुजरात के बहुत ही हमारे डायनेमिक चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई पटेल और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, हमारे मित्र और बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री राजीव रंजन सिंह जी, डॉक्टर मनीषा राजू भाई वकील, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, मिस ममता वर्मा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गुजरात गवर्नमेंट के हमारे अन्य ऑफिशियल्स और यहाँ उपस्थित सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, एकेडमिशियंस, यंग इनोवेटर्स, यंग फॉरेन इंडस्ट्री पार्टनर्स और मेरे मीडिया के मित्रों, आज आप सबके बीच वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में मेरा आना, मैं कह सकता हूं कि मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हुई है। और मैं यह मानता हूं कि यह कॉन्फ्रेंस केवल इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा यह आयोजन नहीं है, बल्कि यह नए विचारों, नए साझेदारियों और नए अवसरों के माध्यम से गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक बहुत ही सशक्त और प्रभावी मंच भी है। साथियों, इस सम्मेलन में आने से पहले मैंने यहां के कई एग्जीबिशंस भी देखे हैं। यहां इंडस्ट्री, एमएसएमई यूनिट्स, स्टार्टअप्स, ऑटोमोबाइल्स, इंटरनेशनल बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट्स, विमेन आर्टिजन्स, ट्राइबल प्रोडक्ट्स, हैवी इंडस्ट्रीज, मोबिलिटी इनोवेशंस, एक्सपोर्ट्स और इंटरप्रेन्योरशिप जैसे अनेक क्षेत्रों में यहां मुझे रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। यह एग्जीबिशन इस बात का प्रमाण है कि आपकी सोच और आपका यह उद्यम अब हर उस क्षेत्र को छू रहा है जो राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। साथ ही मैंने डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सेमिनार में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो और अन्य इंडस्ट्री एंटिटीज, एमएसएमई यूनिट्स, एसआईडीएम, स्टार्टअप्स, एकेडमिया के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ साथ इंटरेक्ट भी किया था और साथ ही साथ उनके सुझाव भी लिए थे। भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कार्य कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि वह इनक्रेडिबल है, बहुत ही सराहनीय है और यह सब देखकर अच्छा तो लगता ही है और साथ ही साथ यह इंस्पिरेशन भी हमें मिलती है कि हम अपने प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए और भी अनुकूल इन्वायरमेंट बनाए हैं।
ताकि वह और थ्राइव हो सके और भारत की विकास यात्रा में और भी ज्यादा सहयोग दे सके। साथियों, इस कॉन्फ्रेंस में मुझे गुजरात की वाइब्रेंट स्पिरिट भी दिखाई दे रही है। गुजरात एक तरफ तो अपने इनोवेशन, अपने रेजिलियंस और इकोनॉमिक डायनेमिज्म का प्रतीक रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात की पहचान उसकी वाइब्रेंट कल्चर भी रही है। इसी धरती ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी को जन्म दिया, जिन्होंने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। इस धरती ने ही भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा लौह पुरुष दिया, जिन्होंने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोकर एक मजबूत राष्ट्र की नींव भी रखी थी। और इसी गुजरात की मिट्टी ने प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। और ऐसे प्रधानमंत्री को दिया है कि मैं कह सकता हूं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का कद बढ़ा है। आपने स्वयं यह महसूस किया होगा कि पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत क्या बोल रहा है। यह है आज का हमारा भारत। और इसका श्रेय यदि किसी को जाता है, किसी गुजरात में पैदा हुए, गुजरात की मिट्टी में खेल कूद कर बड़े हुए, गुजराती मां की कोख से पैदा हुए आज के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने सारे विश्व में भारत के परचम को लहराया। साथियों, मैं मानता हूं कि गुजरात सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि एक स्पिरिट भी है, एक ऐसी भावना भी है जिसने हमेशा देश को एक दिशा दी है। चाहे गुजरात के महान व्यक्तित्व हों या फिर दुनिया भर में फैले हुए हमारे गुजराती बिजनेसमैन हैं, गुजराती व्यापारी हों और उद्योगपति हों, गुजरातियों ने हमेशा यह सिद्ध किया है कि हिम्मत और मेहनत के बल पर कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। यह आपने करके दिखाया है। और गुजरात की सबसे बड़ी ताकत केवल इसकी भौगोलिक स्थिति नहीं है, बल्कि यहां के लोगों की मानसिकता भी है, जिसमें चुनौतियों को अवसर में बदल देने का एक गजब का जज्बा है, एक गजब का उनके अंदर साहस है। वाइब्रेंट गुजरात का मैं मानता हूं कि यह प्लेटफॉर्म एक तरह से गुजरात के लोगों की और यहां की इंडस्ट्री की वाइब्रेंसी को, उसकी जीवंतता को भी यह दिखा रहा है। साथियों, वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन की शुरुआत 2003 में हुई थी, ऐसा मुझे बताया गया, जिसकी नींव तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। और मैं मानता हूं कि उस समय शुरू हुआ यह प्रयास आज विकसित भारत 2047 के संकल्प से जुड़कर एक व्यापक आंदोलन का रूप ले चुका है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक राज्य स्तरीय इन्वेस्टर समिट अपनी वैश्विक पहचान बना पाएगा, एक अपनी ग्लोबल आइडेंटिटी बना पाएगा। उस समय शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और पिछले 2 दशकों में गुजरात में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है और आज यह भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन यह गुजरात बन चुका है। यह मैं बात विश्वास के साथ कह सकता हूं। उद्योग अनुकूल नीतियां, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्यमशीलता के बल पर गुजरात विकास की नई ऊंचाइयों को इस समय छू रहा है। आज जब मैं यहां आया हूं तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न भी होगा कि भला एक रक्षा मंत्री का वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन से क्या लेना देना। साथियों, किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा, उसकी अर्थव्यवस्था, इसमें कहीं दो मत नहीं है, एक दूसरे से बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था ही मजबूत डिफेंस कैपेबिलिटीज की नींव तैयार करती है और एक सुरक्षित राष्ट्र ही विकास, इनोवेशन और इंडस्ट्री के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। डिफेंस सेक्टर का विकास केवल हथियार निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक इकोनॉमिक इकोसिस्टम को गति देता है। डिफेंस कॉरिडोर्स के निर्माण से इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्री
और साथ ही साथ रोजगार के भी नए अवसर पैदा होते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा मिलने से पूरे इंडस्ट्रियल बेस को मजबूती मिलती है। और आज तेजी से बदलती टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप में हमें इसके मोमेंटम का उपयोग करते हुए अपनी इंडस्ट्रियल और डिफेंस कैपेबिलिटीज को और अधिक सशक्त बनाना होगा, ऐसा मैं मानता हूं। वास्तव में डिफेंस में किया गया प्रत्येक इन्वेस्टमेंट नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस और नेशनल प्रॉस्पेरिटी का भी यह आधार बनता है। और साथियों, इतिहास हमें यह सिखाता है कि जो महान राष्ट्र होता है वह महान राष्ट्र सदा ही 3 मजबूत नींवों पर वह खड़ा होता है। उसकी एक इकोनॉमिक पावर होती है, आर्थिक ताकत होती है, साथ ही साथ उसकी एक टेक्नोलॉजिकल पावर होती है, तकनीकी शक्ति से कहते हैं, और थर्ड होती है, तीसरी होती है नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा। और ये तीनों एक दूसरे के साथ जो है गहराई से जुड़े हुए हैं। जहां इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और टेक्नोलॉजी में बढ़त होगी, वही देश, वही राज्य सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत होगा। और जहां राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत होगी, वहीं पर इंडस्ट्री और इनोवेशंस भी ठीक तरीके से चल सकते हैं, ठीक तरीके से फल फूल सकते हैं। ताकि आज पूरी दुनिया तेजी से बदलते हुए जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का सामना कर रही है। ऐसे समय में भारत की आत्मनिर्भरता, यहां की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी यानी तकनीकी क्षमता और सामूहिक संकल्प ही यह तय करेंगे कि आने वाले डिकेड्स में वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका क्या होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य हम सभी भारतवासियों के सामने रखा है। और मैं मानता हूं यह केवल आर्थिक विकास का लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प है जो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो, यानी धनवान हो, तकनीकी दृष्टि से, टेक्नोलॉजिकल दृष्टि से पूरी तरह से सक्षम हो और सामाजिक रूप से भी पूरी तरह से सशक्त हो। यदि मैं एक रक्षा मंत्री के रूप में इस परिवर्तन को देखता हूं, तो मैं साफ और स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि डिफेंस सेक्टर इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पिलर है। और पिछले 1 दशक में भारत के रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं, अनप्रेसिडेंटेड रिफॉर्म्स हुए हैं। और एक समय था जब भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए बड़े पैमानों पर दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर था, यानी दुनिया के दूसरों से वह आयात करता था, इंपोर्ट करता था। लेकिन आज भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स की सफलता और प्राइवेट सेक्टर की इसमें बढ़ती हुई भागीदारी और स्टार्टअप की नई ऊर्जा ने मिलकर एक मजबूत डिफेंस इकोसिस्टम भी भारत में तैयार किया है। आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत अभियान के तहत हम एरोस्पेस और डिफेंस जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को बढ़ावा दे रहे हैं। मेक इन इंडिया, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसे इनिशिएटिव्स इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बजट में मॉडर्नाइजेशन और कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए किए गए प्रोविजंस का उद्देश्य डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करना है और उन्हें ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा भी बनाना है। डिफेंस सेक्टर में साथियों इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए हमने लाइसेंसिंग प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई किया है, एफडीआई पॉलिसी को भी लिबरलाइज किया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के माध्यम से एक बहुत ही अनुकूल इकोसिस्टम भी तैयार किया है। सृजन पोर्टल, आईडेक्स, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन और सेल्फ सर्टिफिकेशन जैसे सुधारों ने छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने का उनके अंदर एक विश्वास पैदा किया है। हमारा उद्देश्य एक ऐसा डिफेंस इकोसिस्टम तैयार करना है जहां इनोवेशन, इंडस्ट्री और आत्मनिर्भरता
ये तीनों मिलकर एक नए भारत की सुरक्षा शक्ति को पहले की अपेक्षा और अधिक मजबूत करेंगे। साथियों, मुझे कहते हुए खुशी होती है कि हमारे इन प्रयासों का परिणाम अब साफ दिखने लगा है। यदि मैं आंकड़े की बात करूं, 2014 में 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा डिफेंस प्रोडक्शन इस समय बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो बहुत कम हुआ करता था, अप्रॉक्सीमेटली 1,000 करोड़ का था, और आज आपको जानकर खुशी